बड़ी खबर, चैत्र नवरात्र का आज से आरंभ। मेहर प्रशासन का सख्त निर्देश जारी हुआ है। मांस, मछली, अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। आदेश नहीं मानने पर एक्शन लिया जाएगा। तो देखिए, नवरात्र के पवित्र दिन, नवरात्र के पावन 9 दिन, और ऐसे में फैसला लिया गया है, बड़ा फैसला लिया गया है कि मांस की दुकानें बंद रहेंगी, यानी कि मांस, मछली, अंडे की बिक्री पर भी रोक रहेगी। चिकन, मटन की दुकानें बंद रहेगी। और जो लोग इस बाबत आदेश नहीं मानेंगे, जो आदेश जारी हुआ है दुकानें बंद रहने का, अगर ये आदेश नहीं माना जाता है तो उन पर कार्रवाई होगी, यानी कि एक्शन लिया जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहां पर की जाएगी। तो आज से आरंभ हुआ है नवरात्र के पावन पर्व का। और अब बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनावों की, जिसे लेकर के तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। एनडीए दरअसल सत्ता में फिर से वापसी करना चाहती है और यही वजह है कि मजबूत रणनीति तैयार की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल देर रात तक मीटिंग भी हुई है और मीटिंग में चर्चा का विषय रहा बिहार विधानसभा चुनावों को इस बार कैसे जीतना है। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होने में भले ही देरी है, लेकिन चुनावी रण के लिए हर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। खासकर एनडीए, जिस पर सत्ता बनाए रखने की चुनौती है, और वो इस चुनौती को पूरी तरह से जीतने के लिए कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रहने देना चाहती। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में एक अहम बैठक की, जिसमें बिहार बीजेपी समेत केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। बैठक में चुनावी रणनीति की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि एनडीए आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरेगा। पार्टी के संगठन को मजबूत करना है और आगे का चुनाव है। एनडीए पूर्ण रूप से बिहार में फिर से सरकार बनाएगा, यह रणनीति हम लोग बना रहे हैं। बिहार में भी आते रहे हैं और भी आएंगे, और बिहार को प्रभावी जीतना है और देश भर में एक नया उत्साह पैदा करना है। महाराष्ट्र जीत गए, हरियाणा जीत गए, दिल्ली जीत गए, तो अब तो बीजेपी के जीत का प्रवाह चलता रहेगा। और बिहार में, बिहारी भाषा में कहूं तो खुट्टा ठोक जीत होगी एनडीए। अमित शाह जी हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनका काम था यहाँ के बिहार के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की ऊर्जा में गति लाना, जो उन्होंने बहुत अच्छे से कर दिया है। सब ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को उन्होंने चिंगारी लगा दी, अब सब रॉकेट बन के कल से उड़ेंगे। सिर्फ चुनाव को लेके ही बातचीत हुई है और कोई बातचीत नहीं हुई। क्यों बिहार को अगले 5 साल की जरूरत है और कैसे अगले 5 वर्षों में बाढ़ मुक्त बिहार बनेगा, ये नरेंद्र मोदी का संकल्प। गृह मंत्री के बिहार दौरे के शुरू होने से पहले ही इस पर सियासी पारा हाई हो चुका था। आरजेडी ने अमित शाह की बैठक के बहाने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा और उनके कामकाज पर सवाल उठाया। यही नहीं, आरजेडी ने चुनावी ऐलान से पहले ही तेजस्वी सरकार वाले ख्याली पकवान बनाने शुरू कर दिए, जिस पर बीजेपी ने भी आरजेडी को करारा जवाब दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह से गड़बड़ाए हुए हैं। अब जो बीजेपी और जेडीयू के बीच में डील हुई थी कि बजट सत्र के बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पद छोड़ना है, तो इसी के लिए आ रहे हैं। अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपना सरकार वहाँ बीजेपी जेडीयू को तोड़ने में लगी हुई है। तो अब बिहार की जनता कुछ नहीं सुनने वाली है। बिहार की जनता है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार। ये लोग चुनावी में ढक है, आरजेडी और कांग्रेस वाला टट्टर बरसात, जब चुनाव की बरसात का मौसम जब आता है तो टट्टर करते हैं। ये परिवारवादी लोग, जंगल राज स्थापित करने वाले लोग, भ्रष्टाचारी लोग क्या बोलेंगे, औरंगजेब और बाबर की तारीफ करने वाले लोग क्या बोलेंगे, समझे ना। इनको जिन्ना का जिन्न पसंद आ रहा है, लेकिन भारत के महापुरुषों पर गर्व होना चाहिए, उसकी आलोचना करने वाले लोग क्या बोलेंगे। न इनको विकास से मतलब है, न देश की विरासत से मतलब है, न देश की संस्कृति सनातन से मतलब है। जनता ऐसी सुपड़ा साफ करेगी इस बार कि राजनीति की धरातल पर ये लोग खड़ा रहने लायक भी नहीं रहेगा। बिहार में एनडीए विपक्ष के मुकाबले काफी मजबूत है, जिसका सबूत है लोकसभा चुनाव और एक उपचुनाव। जबकि विपक्ष चुनाव में एनडीए को टक्कर देने के लिए अब तक मुद्दे ही ढूंढ रहा है।
अब देखना होगा कि चुनाव तक विपक्ष कोई मुद्दा ढूंढ पाता है या फिर एनडीए इस बार भी और मजबूती से बिहार में सत्ता संभालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से जुड़ी हुई। 2 दिन के बिहार के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह है, जिसमें बिहार के दौरे का दूसरा दिन है और कई अहम कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे, सहकारिता महाविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा कई योजनाओं की भी सौगात गृह मंत्री देने वाले हैं। गोपालगंज में जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो अपने बिहार दौरे के दूसरे दिन अमित शाह राजद प्रमुख लालू यादव के गढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं, जो कि गोपालगंज है। और अब खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दौरे से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र नागपुर का आज दौरा करने वाले हैं। कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी रखेंगे और इसके बाद छत्तीसगढ़ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी उनके कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने का कार्यक्रम है। बिलासपुर में जनसभा को भी वो संबोधित करने वाले हैं। वहीं नागपुर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचेंगे, नागपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और कई विकास परियोजनाओं की सौगात रखने के बाद महाराष्ट्र के बाद बिलासपुर चले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हिंसा, कर्फ्यू और पुलिस के साए में लिपटा नागपुर अब सज धज कर तैयार है। नागपुर का हर चौक चौराहा सजाया जा रहा है। ये तैयारी है हिंदू नव वर्ष के आगमन की, देश के प्रधान के स्वागत की। इस बार का हिंदू नव वर्ष यानी कि गुड़ी पड़वा का त्योहार नागपुर के लिए बेहद खास है, क्योंकि जिस आरएसएस के बीज नागपुर में बोए गए, अब वो संगठन 100 साल पूरे कर रहा है। इस शताब्दी वर्ष का साक्षी बनने पहुंच रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर आने वाले हैं। 12 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ कार्यालय यानी स्मृति मंदिर जाएंगे। उससे पहले नागपुर में तैयारियों का दौर आपको दिखा देता हूं। पूरी नागपुर शहर को भगवामय कर दिया गया है। जगह जगह ऐसे ही पूरा साज सज्जा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूरे स्वागत के लिए अलग अलग चौराहों पर इस तरह की व्यवस्था की है। और आपको ये भी बता दें, 4000 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात रहेंगे। इसके बाद एसपीजी ने भी पूरा कार्यक्रम देखने के लिए जगह जगह पर अपनी मुस्तैदी शुरू कर दी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि हिंदू नव वर्ष यानी गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर आ रहे हैं। पीएम मोदी के स्वागत को लेकर के नागपुर बीजेपी ने जोरदार तैयारी की है। जिन जिन सड़क, मार्ग और चौराहों से पीएम गुजरेंगे, उन्हें सजाया जा रहा है। पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि वे पूरे 12 साल बाद आरएसएस मुख्यालय पहुंचेंगे। रविवार की सुबह करीब 9 बजे पीएम मोदी नागपुर के रेशम बाग पहुंचेंगे और स्मृति मंदिर में दर्शन करेंगे। इस दौरान वे आरएसएस के संस्थापकों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद पीएम दीक्षा भूमि जाएंगे और संविधान निर्माता BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सुबह 10 बजे पीएम माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा पीएम नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की गोला बारूद सुविधा का दौरा करेंगे और देश को कई सौगातें भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति में आने से पहले संघ के समर्पित कार्यकर्ता और प्रचारक रहे हैं। हालांकि जब से उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, वे संघ मुख्यालय नहीं गए हैं, जबकि वे कई बार संघ को अपना मार्गदर्शक और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा भरने वाला संगठन बता चुके हैं। 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज बोया था। आज ये एक वटवृक्ष के रूप में अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। वेद से विवेकानंद तक भारत की महान परंपरा और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक संस्कार यज्ञ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्ष से चला रहा है।
मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है। हालांकि अब जब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ मुख्यालय जा रहे हैं, तब नागपुर में औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर जोरदार बहस छिड़ी है। ये बहस 17 मार्च को हिंसा का रूप भी ले चुकी है। ऐसे में पीएम के दौरे को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नागपुर के चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस समेत प्रशासनिक अधिकारी खुद अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों के चौक चौराहों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है और ऐसे में इन सबके बीच मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की भी मांग लगातार तेज होती जा रही है। और अब इस मांग का समर्थन करने के लिए बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने भी मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग करते हुए संकल्प यात्रा निकालने की अपील की है। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में भी नाम बदलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। मुजफ्फरनगर जिले का नाम मां भगवती आदि शक्ति के नाम पर रखने की मांग उठ रही है और अब बाबा बागेश्वर ने भी इस मांग का समर्थन कर दिया है। मुजफ्फरनगर का नाम बिल्कुल बदलना चाहिए। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, जहां जब उनसे मुजफ्फरनगर जिले का नाम बदलने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे लेकर संकल्प लेने के साथ एक बड़ी मांग भी कर डाली। मुजफ्फरनगर का नाम बिल्कुल बदलना चाहिए और मां भगवती आदि शक्ति श्री लक्ष्मी माता के ऊपर होना चाहिए। का जो यात्रा है हनुमान जन्मोत्सव पर मुजफ्फरनगर में, हम हिंदुओं से यही प्रार्थना करेंगे कि लक्ष्मी नगर के नाम की संकल्प को लेकर के कि मुजफ्फरनगर का नाम बदले, लक्ष्मी नगर नाम हो गए, इस संकल्प को लेकर के हनुमान जन्मोत्सव पर यात्रा निकलनी चाहिए। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने आक्रांताओं का गुणगान करने वालों को भी नहीं बख्शा और औरंगजेब को महान बताने वालों को दो टूक संदेश दिया कि ये सनातनियों का देश है और यहाँ मुगलों का नामो निशान तक मंजूर नहीं। हमको उस भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। औरंगजेब देश को तोड़ने वाला है, बाबर की मुगलों की एक भी औलादों का नामो निशान भारत में नहीं रहना चाहिए। तो सुना आपने, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयान से यह लाउड एंड क्लियर संदेश दे दिया है कि वो मुगलों और आक्रांताओं के नाम पर रखे गए सड़कों और जिलों के नाम बदलने की मांग पर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।